नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर पेपर की। तो उसी सीरीज का ये नॉन टेक्निकल का अगला वीडियो है। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये कब हुआ था? ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिया गया था। कब लिया गया था? 9 नवंबर 2016 को, दूसरी शिफ्ट में। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। पहला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है? आपको बताना है जो हमारा संविधान है उसकी रक्षा कौन करता है। तो आइए चलते हैं किसकी ओर, ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत का उच्चतम न्यायालय और चौथा ऑप्शन है भारतीय संसद। तो हम बात कर रहे थे किसकी, सॉरी, तो हम बात कर रहे थे किसकी कि संविधान की रक्षा कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, भारत का उच्चतम न्यायालय। कौन सा मित्रों, भारत का उच्चतम न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान की रक्षा करता है, उसका अभिरक्षक है। अब बात करते हैं कि भारत में अभी राष्ट्रपति कौन है फिलहाल में। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन सा दोस्तों, कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की मित्रों? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं कि इन्होंने कब प्रभार संभाला। तो इन्होंने कब चार्ज लिया है? इन्होंने 25 जुलाई, कब मित्रों? 25 जुलाई 2022 को चार्ज लिया है। बात करते हैं कि इसके पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। कौन थे मित्रों? रामनाथ कोविंद। बात करते हैं कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री कौन है। बात करें प्रधानमंत्री की तो ये हैं श्री कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको हम बोलते हैं कौन, नरेंद्र मोदी। बात करते हैं कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के? ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कौन है जज उच्चतम न्यायालय का। तो बात करते हैं अभी कौन है मित्रों? धनंजय, कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रूड़, जिसको बोलते हैं मित्रों क्या, जे धनंजय DS चंद्रूड़। बात करते हैं ये कौन से नंबर के हैं। तो ये 50वें नंबर के जज हैं। अब बात करते हैं इन्होंने कब चार्ज लिया है। तो इन्होंने 9 नवंबर, कब लिया है? 9 नवंबर 2022 को चार्ज लिया है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन बोली मध्य प्रदेश की नहीं है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है मालवी, दूसरा ऑप्शन है मैथिली, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है निमाड़ी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कौन सी बोली मध्य प्रदेश की नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली। कौन सा मित्रों? मैथिली हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैथिली कहाँ बोली जाती है। तो मैथिली बिहार राज्य में, कहाँ पे बोली जाती है? बिहार राज्य में और नेपाल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है मित्रों? नेपाल में बोली जाती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी मालवी बोली है ये कहाँ बोली जाती है। तो जो मालवी बोली है ये 3 प्रकार की मालवी होती है। बात करते हैं पहली मालवी कौन सी है। तो पहली है उज्जैनी। कौन सी मित्रों? उज्जैनी। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये उज्जैन, धार, देवास
और शाजापुर में बोली जाती है। अब बात करते हैं कि जो मालवी है उसका दूसरा रूप है जो राजावाड़ी। कौन सी? राजावाड़ी। ये कहाँ बोली जाती है? तो जो राजावाड़ी मालवी है ये कहाँ बोली जाती है? ये रतलाम, कहाँ पे? रतलाम, मंदसौर और नीमच में बोली जाती है। अब बात करते हैं कि उमथवाड़ी कहाँ बोली जाती है? कौन? उमथवाड़ी। उमथवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो उमथवाड़ी राजगढ़ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है मित्रों? ये राजगढ़ में बोली जाती है। अब बात करते हैं नेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो जो नेवाड़ी है ये कहाँ बोली जाती है? ये बड़वानी, खंडवा और पूर्वी निमाड़ में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? बड़वानी, खंडवा और पूर्वी निमाड़। इसके साथ साथ कहाँ बोली जाती है? ये हरदा में बोली जाती है। अब बात करते हैं बुंदेली की, कि बुंदेली कहाँ बोली जाती है? तो ये बुंदेलखंड में, जैसे कि सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, इसके साथ साथ कुछ महोबा, तो आदि जिलों में बोली जाती है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अक्ष भारत से होकर गुजरता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा अक्ष है जो भारत में से होकर गुजरता है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा देशांतर 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा, तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा और चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखा। तो बात करते हैं किसकी? ऐसी रेखा की जो भारत से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? कर्क रेखा। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है? आपको बताना है जो भारत और चीन के बीच में रेखा है उसको क्या नाम दिया गया है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, दूसरा ऑप्शन है लाल रेखा, तीसरा ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा और चौथा ऑप्शन है डुरंड रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? मैकमोहन रेखा, जो कि कहाँ पे है? भारत और चीन की सीमा के बीच जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको बताना है जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। तो अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मित्रों चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो हम बात कर रहे थे किसकी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो ये हरियाणा में गुरुग्राम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम जिले में स्थित है, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? ये फर्रुख नगर के पास है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का क्या तात्पर्य है? मित्रों आपको बताना है जो जीएसटी है इसका क्या फुल फॉर्म है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन स्टिक टैक्स, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर टैक्स और चौथा ऑप्शन है गोल्ड एंड सेल टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बात कर रहे थे हम किसकी? जीएसटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं किसकी मित्रों? जीएसटी की। तो जीएसटी जानते हैं कैसा कर है? तो जीएसटी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। बात करते हैं ये कब से लागू किया गया था भारत में। तो ये 1 अप्रैल, कब से मित्रों? 1 अप्रैल 2017 से ये लागू किया गया था भारत में। बात करते हैं ये किसके मतलब शासनकाल में लागू हुआ था। तो ये उस समय पे वित्त मंत्री कौन थे? उस समय पे केंद्रीय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कौन थे मित्रों? अरुण जेटली। तो उन्होंने ये लागू किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जातक कथाएं किस प्राचीन भाषा में लिखी गई? मित्रों आपको बताना है जो जातक कथाएं हैं वो किस प्राचीन भाषा में लिखी गई। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी,
दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है प्राकृत। तो बात कर रहे थे हम किसकी, जातक कथाओं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, पाली। जो जातक कथाएं हैं ये किस भाषा में लिखी गई, तो ये पाली भाषा में लिखी गई। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता हुआ सुप्रसिद्ध हिमालयी पर्वत दर्रा कौन सा है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा खरदुंगला, दूसरा ऑप्शन है नाथुला, तीसरा ऑप्शन है खेबर और चौथा ऑप्शन है तसोलमहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाथुला। ऐसा दर्रा है जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा सफ़ेद बाघ, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्वाम्प हिरन, तीसरा ऑप्शन है बाइसन और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो आप सब जानते होंगे जो हमारा राजकीय पशु है वो कौन है, स्वाम्प हिरन है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो आइए जानते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश। तो हम बात कर रहे थे किसकी, उड़ी जल विद्युत परियोजना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू और कश्मीर। अब बात करते हैं कि ये जम्मू और कश्मीर में कहाँ स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में है। कहाँ पे मित्रों, ये बारामूला ज़िले में स्थित है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितने मेगावाट बिजली बनती है। तो यहाँ पे 240 मेगावाट पहले और 1000 मेगावाट बिजली बनती है, क्योंकि मित्रों उरी के 2 प्लांट हैं, 1 और 2। अब बात करते हैं कि ये किस नदी पे स्थित है। तो ये झेलम नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है, ये झेलम नदी पर स्थित है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है इतिहास से। आइए जानते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। आपको बताना है जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली और मराठा, तीसरा ऑप्शन है अकबर और हैमू और चौथा ऑप्शन है शिवाजी और मुगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। तो मित्रों ये कब हुआ था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये हुआ था 1761 में। बात करते हैं ये किसके किसके बीच हुआ था। तो ये अफगान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ था जो कि मराठा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अहमद शाह अब्दाली, जो कि कहाँ का था, ये अफगान का था। और दोस्तों जो मराठा हैं वो कौन थे, वो थे पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा। अब बात करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। बात करते हैं कि ये किसके किसके बीच हुआ था। तो ये दिल्ली के शासक, कहाँ के शासक थे वो, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था ये, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, जो बहलोल लोदी था, लोदी वंश का संस्थापक, वो हार गया था और यहाँ पे लोदी वंश का समाप्त हो गया था। और कौन जीत गया था मित्रों, इसमें बाबर जीत गया था। तो जो पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। अब बात करते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ था। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये 5 नवंबर कब हुआ था मित्रों, ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो ये हैमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, हैमू और अकबर के बीच। हैमू कहाँ का शासक था। तो हैमू उत्तर भारत के
हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य थे, जिसको हम हेमू बोलते हैं, और अकबर के बीच हुआ था। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस परमाणु संयंत्र को एक रूसी इकाई के सहयोग से बनाया गया था। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है तारापुर, दूसरा ऑप्शन है केगा, तीसरा ऑप्शन है कुडनकुलम, और चौथा ऑप्शन है काकरापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, कुडनकुलम, जो कि एक रूसी कंपनी, बात करते हैं किसकी दोस्तों, तो रूसी कंपनी थी। रूसी कंपनी का नाम क्या था, रोसाटॉम। कौन सी कंपनी थी वो, रोसाटॉम, जिसके सहयोग से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं कि कुडनकुलम कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों, ये तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये तमिलनाडु में कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में कुडनकुलम नामक विलेज में स्थित है। बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 2002 में हुआ था। बात करते हैं कि ये निर्माण तो 2002 में हो गया था, लेकिन चालू कब तक हुआ था, तो ये 13 जुलाई कब हुआ था मित्रों, 13 जुलाई 2013 में ये चालू हुआ था। बात करते हैं यहाँ पे कितने मेगावाट बिजली बनती है, तो यहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली बनती है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है। आपको बताना है जो मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार है वो किससे संबंधित है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा संगीत, दूसरा ऑप्शन है नृत्य, तीसरा ऑप्शन है नाटक, और चौथा ऑप्शन है हमारा साहित्य। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कुमार गंधर्व पुरस्कार की। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा शिखर पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है जो हमारा शिखर पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हमारा साहित्य और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा लता मंगेशकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो हमारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि बहुत रोचक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो कालिदास सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है हमारा, ये दिया जाता है हमारा शास्त्रीय संगीत में, और शास्त्रीय नृत्य में, और शास्त्रीय रंगमंच में, शास्त्रीय दृश्य कला में दिया जाता है। बात करें कालिदास में राशि, तो कालिदास सम्मान है उसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2016 में, अगला क्वेश्चन है हमारा 2016 में किसने व्यवसाय तथा मानव सौहार्द के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए 10वां क्विंटलन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड जीता। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, दूसरा ऑप्शन है राहुल बजाज, तीसरा ऑप्शन है अजीज प्रेमजी, और चौथा ऑप्शन है आदि गोदरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, आदि गोदरेज। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है जो सोडियम है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है एस से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है Na से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा ऑप्शन है K से प्रदर्शित करते हैं, और चौथा ऑप्शन है SO से प्रदर्शित करते हैं। तो बात करें किसकी, सोडियम की, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। बात करते हैं परमाणु भार कितना होता है, तो परमाणु भार होता है 22। अब बात करते हैं किसकी, एस से किसको दर्शाया जाता है, तो मित्रों एस से सल्फर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, एस से सल्फर को दर्शाते हैं। बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। कितना होता है दोस्तों, 16। बात करें इसका परमाणु भार कितना होता है,
तो इसका परमाणु भार होता है 32। अब बात करेंगे किसको कि के से किसको दर्शाते हैं, तो के से हम दर्शाते हैं पोटेशियम को। किससे दर्शाते हैं? पोटेशियम को के से दर्शाते हैं। बात करते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है दोस्तों? 19। अब बात करते हैं कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो इसका परमाणु भार होता है 39। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2016 में निम्न में से किस शहर में पहला ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित हुआ? तो अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1982 में अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला बेस कहलाता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा ऑप्शन है यमुनोत्री, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट और चौथा ऑप्शन है दक्षिण प्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण गंगोत्री। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा फूलपाती, दूसरा ऑप्शन है माच, तीसरा ऑप्शन है मटकी और चौथा ऑप्शन है ज्वारा। तो हम बात कर रहे थे किसकी? मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे क्या? माच। जबकि दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है ये क्या है? राई है। क्या है? राजकीय नृत्य राई है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे नृत्य पूछा गया है, जबकि जो नृत्य है वो नाटा है। क्या है? राजकीय नाटा है माच। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों उस समय पे, लेकिन चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। MS साहू, दूसरा ऑप्शन है SK बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है विजय केलकर और चौथा ऑप्शन है C रंगराजन। तो इसका सही आंसर था उस समय पे विजय केलकर। अब बात करते हैं कि आज के समय में कौन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान का डायरेक्टर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? संघमित्रा बंदोपाध्याय। कौन सा? संघमित्रा बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020 में कौन सा देश ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जापान। कौन सा? तो 2020 में जापान ने मेजबानी की थी। अब बात करते हैं कि 2024 में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस। कौन सा? फ्रांस का पेरिस में मेजबानी होगी। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है विदर्भ। तो हम बात कर रहे थे किसकी? जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कौन सा राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। कौन सा दोस्तों? तेलंगाना राज्य बना था। किसके बंटवारे के साथ? आंध्र प्रदेश के बंटवारे के साथ। अब बात करते हैं किसकी कि आंध्र प्रदेश में कितने जिले होंगे? तो आंध्र प्रदेश में 13 जिले होंगे। बात करते हैं तेलंगाना में कितने? तो तेलंगाना में 10 जिले होंगे बंटवारे के बाद।
अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। क्या है? अमरावती। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है। तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री है श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अब बात करते हैं कि वहाँ पे गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण। कौन है मित्रों? विश्वभूषण हरिचंदन। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ पे है भूपेश बघेल। कौन है मित्रों? भूपेश बघेल। बात करते हैं वहाँ पे गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? अनुसुईया उइके। कौन सा है मित्रों? छत्तीसगढ़ में गवर्नर है अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। अब बात करते हैं झारखंड की कि झारखंड में सीएम कौन है। तो झारखंड में सीएम है हेमंत सोरेन। कौन है मित्रों? हेमंत सोरेन। बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल कौन है या गवर्नर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? या इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीमान रमेश बैस। कौन है यहाँ पे? रमेश बैस यहाँ पे राज्यपाल है। अब बात करते हैं कि जो तेलंगाना राज्य है इसकी राजधानी क्या है। तो जो तेलंगाना राज्य है इसकी राजधानी है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? तेलंगाना की राजधानी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। क्या है राजधानी यहाँ की? हैदराबाद इसकी राजधानी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है। कहाँ पे मित्रों? हैदराबाद में, सॉरी तेलंगाना में। तो यहाँ पे है के चंद्रशेखर राव। कौन है मित्रों? के चंद्रशेखर राव यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे गवर्नर कौन है। तो बात करते हैं किसकी? गवर्नर की। तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? यहाँ पे गवर्नर है तमिलिसाई। कौन है मित्रों? तमिलिसाई सुंदराजन। कौन है? तमिलिसाई सुंदराजन यहाँ पे गवर्नर हैं, जो कि एक महिला हैं। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उभरने वाली नृत्य शैली कौन सी है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा कथकली, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है कथक और चौथा ऑप्शन है भारतनाट्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतनाट्यम, जो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उभरने वाली नृत्य की शैली है। आइए जानते हैं कि जो कथकली है ये कहाँ का नृत्य है। तो जो कथकली है मित्रों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं कि जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं किसकी? अब आपने इसको जान लिया। जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है दोस्तों? जो भरतनाट्यम है ये हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह को अलग करता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है अंडमान समुद्र, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है 10 डिग्री जल संधि और चौथा ऑप्शन है 11वीं डिग्री जल संधि। तो बात कर रहे थे किसकी? जल निकाय अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह जो अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 10 डिग्री जल संधि। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न वैज्ञानिकों में से कौन से वैज्ञानिक को जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे और मध्य प्रदेश में पैदा हुए। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा अनिल काकोदकर, दूसरा ऑप्शन है होमी भाभा, तीसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई और चौथा ऑप्शन है HN सेठना। तो हम बात करें किसकी? ऐसे वैज्ञानिक जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे उनका नाम है अनिल काकोदकर। कौन है मित्रों? वो हैं अनिल काकोदकर। अब बात करते हैं अनिल काकोदकर जी के बारे में।
तो ये कौन थे? ये भौतिक विज्ञानी थे। कौन थे मित्रों? ये भौतिक विज्ञानी थे। इसके साथ साथ ये कौन थे? ये यांत्रिक अभियंता भी थे। कौन थे दोस्तों? मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म बड़वानी में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? इनका जन्म बड़वानी में हुआ था। अब बात करते हैं कि ये और कहाँ कहाँ नियुक्त हुए। तो दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ साथ ये परमाणु सचिव रहे। क्या रहे दोस्तों? ये परमाणु सचिव भी रहे भारत सरकार में। अब बात करते हैं कि ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क बोलते हैं, इसके डायरेक्टर भी रहे। इसके साथ साथ ये रिजर्व बैंक के भी डायरेक्टर रहे। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या था? आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा आर्य समाज, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, तीसरा ऑप्शन है सत्य समाज और चौथा ऑप्शन है प्रार्थना समाज। तो बात करते हैं किसकी? राजा राम मोहन द्वारा स्थापित समाज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्म समाज। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपके लिए अच्छी साबित हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।